हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 8 एग्रीकल्चर चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर्स। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आउटपुट को इंक्रीज करना है, पहले से बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं एक्सपेंसिव इनपुट्स। एक्सपेंसिव इनपुट्स में क्या आ जाता है? इसमें आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई थी मिड 1960s के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आई इंडिया में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो फर्टिलाइजर्स का यूज था वो एकदम से बढ़ा। पहले ज्यादातर क्या ऑर्गेनिक खाद जो होती थी, मैन्योर वगैरह, वही चीजें यूज होती थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एकदम से फर्टिलाइजर्स का जो यूसेज है वो बढ़ा है। तो अब फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देनी शुरू कर दी। जैसे कि यूरिया वगैरह है। अब यूरिया वैसे तो महंगा होता है, नॉर्मल जो किसान है, एक फार्मर है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया? सब्सिडी देनी शुरू कर दी फर्टिलाइजर्स पे। तो धीरे धीरे ये जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने देनी शुरू की थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। और आज की डेट में अगर हम बात करें, आज की डेट में जो टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी की सब्सिडी है ना, जीडीपी में से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी दी जाती है, तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर की सब्सिडी का 8% जो सब्सिडी है वो खर्च होती है फर्टिलाइजर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी है वो दी जाती है 100 रुपीज। तो इस 100 रुपीज में से जो 8 रुपए है ये खर्च होते हैं फर्टिलाइजर्स पे। तो ये 8% की जो जीडीपी है, जीडीपी का जो 8% है, ये हमारा खर्च होता है फर्टिलाइजर्स पे, राइट। तो अब फर्टिलाइजर्स का हमने यूसेज करना शुरू कर दिया। फर्टिलाइजर के यूज करने से फायदा किया होगा कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो एकदम से बढ़ी। बट ये जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है ना, ये कुछ सालों के लिए बढ़ी है। उसके बाद ये जो प्रोडक्टिविटी है ये कम होनी शुरू हो गई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? और ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़े। तो धीरे धीरे जो फर्टिलाइजर का यूसेज था वो बढ़ता गया। अगर हम बात करें 1970s की, तो 1970 में पर हेक्टेयर में, जैसे ये कोई खेत है, पर हेक्टेयर का खेत है, तो 1 हेक्टेयर के खेत में अगर 1 kg का फर्टिलाइजर इसमें अगर डालते थे, तो इसमें से जो प्रोडक्शन होती थी, जो यील्ड होती थी, वो कितनी होती थी? 13.4 kg, राइट। अब वही खेत है, ठीक है भाई, 1 हेक्टेयर का खेत है, उसमें 1 kg अगर फर्टिलाइजर्स हम 2015-16 में डालते हैं, तो उसमें यील्ड कितनी होती है? 3.7 kg। पहले कितनी होती थी? 13.4, अब रह गई 3.7 kg। 1 kg हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, 1 हेक्टेयर का खेत है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है ये अगर हम सेम अमाउंट में डाल रहे हैं तो यील्ड कम हो रही है। अगर हम फर्टिलाइजर यहाँ से बढ़ा देंगे, 1 kg से ज्यादा करके हम 2, 3 या 4 kg कर देंगे, तो उससे जो यील्ड होगी वो हमारी 13.4 kg हो जाएगी। तो मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ यील्ड हमें अगर प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स और ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं। पहले 1 kg फर्टिलाइजर से जितनी प्रोडक्शन होती थी, अब वही प्रोडक्शन 2, 3 या 4 kg फर्टिलाइजर्स यूज करने के बाद हो रही है। मतलब कि फर्टिलाइजर का जो यूज है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या देखने को मिला कि हम बहुत ज्यादा यूरिया पे डिपेंडेंस जो हमारी है वो बढ़ गई है। अब जो फर्टिलाइजर्स है, जो हमारी खेत है, इनको कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो अब यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो सरकार ने क्या किया? स्टार्टिंग में जो सब्सिडी दे रही थी यूरिया पे दे रही थी, यूरिया पे भर भर के सब्सिडी हो रही थी, मिल रही थी। और वही फास्फोरस और पोटाशियम की बात करें तो इस पे इतनी ज्यादा सब्सिडी नहीं मिल रही थी। तो अब फार्मर ने क्या किया कि यूरिया पे सब्सिडी मिल रही है तो यूरिया भर भर के खेतों में डालने लग गए। तो उससे क्या हुआ? नाइट्रोजन की जो अमाउंट थी वो बढ़ गई खेतों में, राइट। तो उससे क्या हुआ? रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिला, क्योंकि अब देखो फास्फोरस और पोटाशियम की तो कमी हो गई और नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा हो रही है सॉइल में। और ऊपर से क्रॉप रोटेशन बंद कर दी। अब एमएसपी किस पे मिल रहा है? राइस पे मिल रहा है या वीट पे मिल रहा है। तो फार्मर क्या ग्रो कर रहा है? राइस ग्रो करेगा, वीट ग्रो करेगा, राइस करेगा या वीट ग्रो करेगा। अब यही क्रॉप रोटेशन में चल रहा है, पल्सेस वगैरह ग्रो करनी फार्मर ने बंद कर दी। अगर यही राइस वीट के बीच में
एक साल अगर पल्सेस वगैरह ग्रो करी होती तो उससे क्या है, नेचुरली नाइट्रोजन जो है वो सॉइल को मिल जानी थी, क्योंकि पल्सेस से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। लेकिन नहीं, हमने क्या किया, राइस वीट ग्रो करनी शुरू कर दी और भर भर के यूरिया डालने लगे, और नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी थी वो हम यूरिया से पूरी कर रहे हैं। और ऊपर से हमने जो कंपोस्ट मैन्योर पहले डालते थे, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, वो हमने डालने बंद कर दिए, क्योंकि कंपोस्ट तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है, मैन्योर तैयार करने में टाइम लग जाता है। तो यूरिया क्या है, मार्केट से बाय किया और खेतों में डाल दिया, काम खत्म। अब ये कंपोस्ट मैन्योर जो है ये इतने इफेक्टिव भी नहीं है और इनको बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए कंपोस्ट मैन्योर डालना बंद कर दिया, यूरिया डालना शुरू कर दिया। इससे क्या है, एक तो देखो रीजनल इम्बैलेंस हुआ, दूसरा क्या है, जो सॉइल में नाइट्रोजन है वो एक्सेसिव हो गई, वो भी हम यूरिया के थ्रू सॉइल में नाइट्रोजन डाल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, अगर हम पल्सेस की क्रॉप ग्रो करेंगे तो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी ना, लेकिन वो अब नहीं हो रही। अब इससे क्या हुआ, इससे जो फर्टिलाइजर कंपनीज है, जो कंपनीज फर्टिलाइजर बना रही है, उनके मजे हो गए। अब उनका तो यूरिया बिक रहा है तो वो बना भी रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो खूब यूरिया बना रहे हैं और किसानों को बेच रहे हैं। अब ये जो हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं ना फर्टिलाइजर्स का, इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो सॉइल की हमारी फर्टिलिटी कम हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है और सॉइल की सैलिनेशन बढ़ रही है। बहुत सारे एरियाज में सॉइल की सैलिनेशन बढ़ती जा रही है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स से। अब इसके लिए हमें कुछ इमीडिएट मेजर्स लेने की जरूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, जैसे कि क्रॉप रिस्पॉन्सिव एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उनका ऑप्टिमल यूज करने की जरूरत है। हमें सबसे पहले सॉइल की हेल्थ चेक करनी होगी, फर्टिलिटी स्टेटस चेक करना होगा, उसके बेसिस पे एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड बना के वो फार्मर्स को इशू करने होंगे, सो दैट कि जो फार्मर्स है वो शॉप पे जाए, शॉप पे जाकर अपना सॉइल हेल्थ कार्ड दिखाए और उस कार्ड के अकॉर्डिंग शॉपकीपर उस फार्मर को जो भी फर्टिलाइजर्स की जरूरत है वहां की सॉइल को, उसके अकॉर्डिंग वो जो शॉपकीपर है वो फर्टिलाइजर्स फार्मर को प्रोवाइड करे। इससे क्या है, इससे हमारी सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होएगी। ऐसे नहीं है कि जिस चीज पे हमें सब्सिडी मिल रही है वही फर्टिलाइजर हम भर भर के यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंग ही फार्मर्स को जो फर्टिलाइजर्स है वो प्रोवाइड करवाने चाहिए, सो दैट कि क्रॉप की यील्ड भी इंप्रूव हो सके और सॉइल की हेल्थ भी इंप्रूव हो सके। सेकेंडली, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो हमारे इंडिया की जो सॉइल है ना, हमारे इंडिया की सॉइल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे कि बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये हमारी सॉइल में इतने ज्यादा नहीं है, तो क्रॉप की यील्ड के लिए इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अगर हम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम अपनी सॉइल में डालेंगे, इससे क्या है, एक तो हमारी यील्ड इंप्रूव होगी, दूसरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स के साथ साथ सप्लीमेंट्री माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाने की जरूरत है, सो दैट इससे क्या होगा, जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सॉइल में एडिक्वेट अमाउंट में होंगे, उससे क्या होगा, उससे हमारी जो सीरियल क्रॉप्स है ना वो 0.3 से 0.6 टन पर हेक्टेयर जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सॉइल में डालेंगे तो उससे सॉइल की डेफिशिएंसी कम होएगी। तो इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जो ऑर्गेनिक जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो भी सॉइल को मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग और मैन्योर भी जरूरी होती है सॉइल के लिए। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ यूरिया ही डालते जाएं, फर्टिलाइजर्स ही डालते जाएं, इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी डालनी जरूरी हो जाती है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ ना जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका जुडिशियस यूज नहीं होता। हम देखते हैं कि कौन से फर्टिलाइजर पे सब्सिडी ज्यादा दे रही है सरकार, और वही फर्टिलाइजर हम भर भर के अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो अगर हमें अपने सॉइल की हेल्थ को अच्छा बनाना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को अच्छे से यूज करना होगा, जुडिशियसली यूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि सब्सिडी दे के भर भर के हम फर्टिलाइजर्स खेतों में डाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करना होगा। लोकली जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, फार्म यार्ड मैन्योर होती है, या कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, इन सब को भी खेतों में डालना होगा। और सॉइल टेस्टिंग टाइम टू टाइम होनी भी जरूरी है। इंडिया में क्या है, इंडिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है जिससे कि सॉइल टेस्टिंग
करी जाए, राइट। सॉइल टेस्टिंग होगी तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी सॉइल में, किस जगह पे, किस सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, सो दैट कि उसके अकॉर्डिंगली हम उस सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स डाल सके। तो हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हमें सॉइल फर्टिलिटी मैप्स तैयार करने की जरूरत है, और वही सॉइल फर्टिलिटी मैप्स हमें फार्मर्स को प्रोवाइड करवाने होंगे, सो दैट कि फार्मर्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली यूज कर पाए और सॉइल की जो हेल्थ है उसको भी इंप्रूव कर सके और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सके। फिर क्या आता है, रीजनल डिस्पैरिटी इन फर्टिलाइजर कंजम्पशन। फर्टिलाइजर कंजम्पशन में भी रीजनल डिस्पैरिटी आ रही है। रीजनल डिस्पैरिटी कैसे आ रही है कि जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां पे तो फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं, अच्छे खासे यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है, वहां पे फर्टिलाइजर्स का भी कोई यूज नहीं हो रहा। अब देखो फर्टिलाइजर्स का इरिगेशन के साथ क्या रिलेशन है। देखो कोई भी प्लांट है जो हमने लगाया है, ठीक है, इस प्लांट की रूट्स होगी अंदर तक, ठीक है। अब हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो फर्टिलाइजर हम जमीन के ऊपर डालेंगे, सॉइल के ऊपर, यहाँ पे हम फर्टिलाइजर डाल देंगे। तो जब तक इस जमीन में पानी नहीं जाता ना, तब तक इन फर्टिलाइजर्स का कोई यूज नहीं है। यहाँ पे पानी जाएगा तो इस पानी में ये फर्टिलाइजर से डिसॉल्व होंगे और ये प्लांट की रूट्स तक पहुंचेंगे, सो दैट कि प्लांट जो है वो बड़ा होएगा उसके बाद ही, राइट। तो इसीलिए जो फर्टिलाइजर्स है ये वहीं पे यूज होते हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज है, क्योंकि इरिगेशन से ही पानी मिलेगा प्लांट को, तभी फर्टिलाइजर्स अब्सॉर्ब होते हैं, अदरवाइज फर्टिलाइजर्स का कोई वहां पे मतलब बनता नहीं है। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज है इनको कम करने की जरूरत है और अप्रोप्रिएट सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज लाने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर हम सब्सिडी की बात करें, ठीक है, ये तो कुछ मेजर्स थे जो हमें लेने की जरूरत थी, लेकिन अगर हम सब्सिडी की बात करें ना, तो सब्सिडी जो हमारी ये फर्टिलाइजर्स पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले इतनी ज्यादा सब्सिडी नहीं थी, लेकिन अब दिन ब दिन सब्सिडी बहुत बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें साल 2018-19 की, तो 18-19 में जो सब्सिडी दी गई थी फर्टिलाइजर्स पे वो कितनी थी, 70,000 करोड़, और उसके नेक्स्ट ईयर 19-20 में सब्सिडी बढ़ के हो गई 80,000 करोड़। तो एक साल के अंदर अंदर जो सब्सिडी है इतना ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, एक साल के अंदर ही। तो वहीं अगर हम 10-12 साल का देखें, गैप देखें, तो उसमें तो सब्सिडी की जो अमाउंट है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर वही 2018-19 की बजाय 28-29 का देखें तो वहां पे तो सब्सिडी का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर हम इसी तरह से फर्टिलाइजर्स यूज करते रहे। तो इसीलिए इन फर्टिलाइजर्स को के जो यूसेज हम कर रहे हैं ना, इनको कम करने की जरूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है ना वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर करनी शुरू कर दी, डीबीटी के थ्रू। अब ये जो हमें गैस पे सब्सिडी मिलती है ना, वैसी नहीं है। अब गैस पे क्या होता है, हम सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर पे हमें जो सब्सिडी मिलती है वो हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर पे जो हमें सब्सिडी मिलती है ये हमें नहीं मिलती। हम शॉप पे जाते हैं तो वहां पे हमें सब्सिडाइज्ड प्राइस पे फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं, और जो किसान होता है उसके पास आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके बेसिस पे उसकी आइडेंटिटी को चेक किया जाता है और उसको सेल करा जाता है फर्टिलाइजर्स, और उसके बेसिस पे जो फर्टिलाइजर कंपनी है ना, उस कंपनी को सब्सिडी ट्रांसफर करी जाती है, कंपनी को डायरेक्टली सब्सिडी ट्रांसफर करी जाती है, फार्मर को ट्रांसफर नहीं करी जाती सब्सिडी, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब है कि जो फर्टिलाइजर कंपनीज है उनको डायरेक्टली सब्सिडीज जा रही है, किसान को नहीं जा रही है, राइट। इसके अलावा 2015 में एक न्यू यूरिया पॉलिसी आई थी, तो इस पॉलिसी के अंडर अब क्या इसका एम क्या था, इस पॉलिसी का एम था कि जो इंडिजिनस यूरिया है ना, हमारा इंडिया में जो यूरिया बन रहा है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ऐसे नहीं है कि यूरिया हम बाहर से इंपोर्ट करें, जो इंडिजिनियस प्रोडक्शन है यूरिया की उसी को ही मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, राइट। फॉस्फेट और पोटाश, ये जो फॉस्फेट और पोटाश फर्टिलाइजर्स है इनके केस में गवर्नमेंट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इंप्लीमेंट करी है, जिसके अंडर पोटाश, फॉस्फेट एंड पोटाश फर्टिलाइजर्स जो है उनको भी सब्सिडी के अंदर लाया जा रहा है। और इसमें जो सब्सिडी दी जाती है ये एक फिक्स्ड अमाउंट में दी जाती है, सब्सिडी उनके कॉन्टेंट के बेसिस पे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेस्टिसाइड्स के बारे में, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।